बैठो सब लोग, सबके मैसेज आ रहे हैं आज, दो को छोड़ के। तो रेजिस्टेंस आर एसआई यूनिट ओम, और reciprocal of resistance, now that is known as conductance, right? A reciprocal of resistance is known as conductance, beta. A reciprocal of resistance is known as conductance. इस सिंबल से भी रिप्रेजेंट करते हैं तो 1/r हो गया बेटा। और इसका ऐसा ही यूनिट क्या आएगा, रेजिस्टेंस क्या कहता है ऐसा यूनिट, ओम, ओ एच एम के बराबर ही रेजिस्टेंस का था। तो फिर इसका क्या आएगा, ओम इनवर्स बेटा, ओम इनवर्स, और एम एच ओ भी बोलते हैं, उल्टा लिखेंगे एम एच ओ, ओ ओम इनवर्स या फिर मो, कंडक्टेंस रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। इसका मतलब जी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1/r, आर था रो एल अपॉन है बेटा, ऐसे भी लिख सकते हो। चलो आगे, रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अभी बताया थोड़ी देर पहले आपको। रो से रिप्रेजेंट करते हैं रेजिस्टिविटी को, और रेजिस्टिविटी आपके पास क्या है, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ के बराबर। एम इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, टाउ रिलैक्सेशन टाइम। If temperature is constant, then tau do not change, n do not change, मास तो वैसे ही चेंज नहीं होगा, E वैसे ही चेंज नहीं होगा, तो फिर रो कांस्टेंट। रो डू नॉट डिपेंड अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ ऑफ द कंडक्टर, जैसा कि मैंने बोला थोड़ी देर पहले आपको, याद रखिएगा इस चीज को। दो यू हैव अ फॉर्मूला आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, और यहां से अगर आप जैसे मैंने बताया रो निकालोगे अगर, तो आएगा आर ए अपॉन एल। इस फॉर्मूले से अगर करेंगे तो क्या आएगा, आर ए अपॉन एल। लेकिन याद रखिएगा, ना तो ये एरिया के ऊपर डिपेंड करेगी, ना लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगी, आर वैसे ही कांस्टेंट है। ये वाला फॉर्मूला यूज करना है जब आपसे कोई पूछे कि जी हमारे पास कॉपर की एक छोटी सी वायर है, उसकी रेजिस्टिविटी रो है। अब हमने एक मोटी सी वायर ले ली कॉपर की, उसकी रेजिस्टिविटी, क्योंकि एरिया बढ़ा दिया, उसकी रेजिस्टिविटी क्या फर्क पड़ेगा, आप बोलोगे भाई रेजिस्टिविटी डू नॉट डिपेंड अपॉन एरिया और लेंथ। ये फॉर्मूला मिसलीडिंग है, रो कांस्टेंट है, इस फॉर्मूले में रो कांस्टेंट रहता है क्योंकि रो इसके बराबर है। तो इससे रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल से निकालने की कोशिश ना करें। खैर, रो का अगर ऐसा यूनिट अगर आपको निकालना है तो क्या आ गया बेटा, ओम मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, मतलब क्या है बेटा, ओम मीटर, ओम मीटर। ये ऐसा यूनिट। आर जब रो एल अपॉन ए के बराबर आपके पास आया, आगे क्या है हमारे पास, रिलेशन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, चलो ठीक है। हार आ गया रो एल अपॉन ए, और रो जब यहां से निकाला तो आर ए अपॉन एल, हमने ये बोला, ऐसा यूनिट भी हमारे पास आ गया। तो ये कंडक्टिविटी क्या है जी, कंडक्टिविटी जैसे रेजिस्टेंस का था ना बेटा कंडक्टेंस, वैसे ही हमारे पास रेजिस्टिविटी का कंडक्टिविटी, और इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस।
रेजिस्टेंस नहीं, रेसिस्टिविटी बेटा, रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी। is known as conductivity बेटा। तो सिग्मा 1/रो के बराबर आ गया। और अगर ऐसा है तो क्या बन गया बेटा, एन स्क्वायर टाउ अपॉन एम के बराबर आ गया। यह रो था आर ए अपॉन एल, तो ये क्या बन गया, एल अपॉन आर ए, है ना। और रो हमारे पास था आर ए अपॉन एल, तो सिग्मा हमारे पास आ गया एल अपॉन आर इंटू ए। ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ऐसा ही यूनिट ओम मीटर था ना बेटा, तो ऐसा ही यूनिट इसका बनेगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। चले आगे, चलो भाई आगे चलते हैं। रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, थोड़ी देर पहले आपको बताया था, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, है ना बेटा, आर इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। और इसके क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन ये होता है कि जी जैसे हमारे पास कोई वायर है मान लो, अब उसको हमने स्ट्रेच किया और खींच के डबल कर दिया लेंथ में। अरे भाई खींच के लेंथ डबल कर दिया तो फिर एरिया कम हो जाएगा, पर मास तो सेम रहेगा ना। तो मास को इक्वेट करेंगे तो मास क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी भी नहीं बदली, मतलब वॉल्यूम सेम रहेगा। तो 10th तक आप ऐसे क्वेश्चन कैसे करते थे कि जी वॉल्यूम इक्वेट कर दिया कि लेंथ डबल होगी तो एरिया कितना रह गया, फिर R1 निकाल लिया, R2 निकाल लिया, कंपेयर कर लिया। लेकिन अब हमारे पास थोड़ा सा तरीका अलग है, छोटा तरीका है, देखें कैसे। देखें कैसे भाई, दोनों तरफ एल राइट हैंड साइड को एल से मल्टीप्लाई करना, एल से डिवाइड करना, वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा ना, तो पक्का है। जब आप किसी वायर को पुल करोगे, डबल करोगे, ट्रिपल करोगे लेंथ को, तो एरिया कम हो जाएगा यार, सो दैट वॉल्यूम रिमेन द सेम, मास रिमेन द सेम, राइट। और अगर कंप्रेस करोगे तो अब ऐसी बात है, एरिया बढ़ेगा तो लेंथ छोटी हो जाएगी, तो एरिया कम हो है ना, छोटी हो जाएगी तो एरिया बढ़ जाएगा, वॉल्यूम रिमेन द सेम। बढ़िया बेटा, तो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग राइट हैंड साइड बाय एल, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड राइट हैंड साइड बाय लेंथ बेटा। अगर ऐसा करते हैं तो रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन आया बेटा क्या, रो इंटू एल, रो एल स्क्वायर अपॉन ए इंटू एल। पर यार बेटा ए इंटू एल तो वॉल्यूम नहीं हो गया। अगर आपके पास कोई वायर है मान लो, उसका कुछ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एल इज लेंथ, तो वी क्या हो गया, वॉल्यूम, वॉल्यूम। तो रो एल स्क्वायर अपॉन ए इंटू एल, रो एल स्क्वायर अपॉन ए इंटू एल के बराबर है। वंदे शर्मा, ये कौन सा टाइम है भाई क्लास ज्वाइन करने का? वंदे शर्मा, तो ये थोड़ा यार अपनी मर्जी से जब भी तुम कभी क्लास में घुस जाओगे। वेटिंग रूम ऑन करूंगा, कल से जो भी लेट होगा बाहर रहेगा, कोई नहीं ज्वाइन कर पाएगा टाइम के बाद, धंधला है। तो वॉल्यूम आ गया ए इंटू एल, तो ए इंटू एल वॉल्यूम हो गया बेटा, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, रो एल स्क्वायर अपॉन वी।
अरे रेजिस्टिविटी तो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है। अगर कॉपर की वायर को खींच के आपने डबल कर दी तो रेजिस्टिविटी थोड़ा चेंज होगी ना, वॉल्यूम चेंज होगा। तो आर डायरेक्टली पोर्शन टू एल स्क्वायर आ गया। तो आर डायरेक्टली पोर्शन टू जैसे ही एल स्क्वायर आया, आपकी एरिया की टेंशन जाती रही कि एरिया क्या हो गया, एरिया क्या बढ़ में। वो बोलेगा लेंथ खींच के डबल कर दीजिए हमने एल स्क्वायर, 4 टाइम हो जाएगी रेजिस्टेंस। मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि R2/R1, रो और बी तो सेम आएंगे ना बेटा, R2 आ जाएगा रो L2 स्क्वायर अपॉन बी। मैं पूरा लिखता हूँ, चलो R2 को क्या R1 लिख सकता हूँ मैं कितना बेटा, रो L1 स्क्वायर अपॉन बी, है ना बेटा। और R2 मैं लिख सकता हूँ रो L2 स्क्वायर अपॉन बी, राइट। और दोनों को अगर मैं डिवाइड करूं तो R2/R1 कैन बी रिटन एज क्या बेटा, L2/L1 का होल स्क्वायर। तो अगर आपसे कोई बोलता है कि L2 जो है 2 टाइम द L1 है, तो 2L1 डिवाइड बाय L1, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा बेटा। R2 विल बी इक्वल टू 2R1, 4R1 सॉरी। तो रेजिस्टेंस 4 टाइम बढ़ जाएगी अगर लेंथ आपने डबल कर दी। या बोलता है जी हमने उसी को उसके ऊपर डबल कर दिया लेंथ को, लेंथ आधी रहेगी। अरे लेंथ आधी रहेगी तो एरिया की टेंशन नहीं होती थी हमें कि यार एरिया क्या हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं, यहाँ है ये वॉल्यूम क्यों कांस्टेंट रहेगा। तो L2 इज इक्वल टू L1/2, R2 विल बी इक्वल टू R1/4। सीधा सीधा लेंथ का रिलेशन हमारे पास आ चुका है और उसी का हमने यूज करना बेटा। एरिया की टेंशन गई, राइट। तो एक तो आपके पास ये फॉर्मूला आ गया बेटा, दूसरा एक ये भी आ गया जी। दूसरा एक ये भी आ गया। आर हमारे पास रो L अपॉन A के बराबर था, ठीक है। तो हमने ऊपर क्या किया, L से मल्टीप्लाई किया और L से डिवाइड किया, इस फॉर्मूले में बेटा। अब A से ऊपर मल्टीप्लाई करो और A से नीचे मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा क्वेश्चन में ना, ठीक है। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड RHS मल्टीप्लाई एंड डिवाइड राइट हैंड साइड बाय एरिया बेटा। तो और आपके पास आ गया रो इंटू एल था ना बेटा, एरिया से मल्टीप्लाई किया, एरिया से डिवाइड कर दिया, पर एल इंटू ए क्या हो गया बेटा, वॉल्यूम। तो रो इंटू वी अपॉन ए स्क्वायर आ गया बच्चा। एरिया, अगर मुझसे कोई बोले कि भाई एरिया कितना है, तो अगर इसका रेडियस आर है ना बेटा, तो एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर अगर मैं बोलूं तो रो वी अपॉन पाई स्क्वायर आर रेस्ट पावर 4 भी लिख सकता हूं इसको, कोई दिक्कत होगी तो बताना बेटा। आपके पास एक नया फॉर्मूला निकला है, एक आ गया आर इक्वल टू रो एल स्क्वायर अपॉन बी। इसमें लेंथ की टेंशन करनी है और एरिया की कोई टेंशन हमारी सारी खत्म। उसमें एरिया की टेंशन करनी है, लेंथ की टेंशन खत्म। वो बोलेगा जी हमने वायर को इतना खींचा कि एरिया 1/3 रह गया। तो फिर ये होता है यार लेंथ में भी तो चेंज आएगा बॉस, लेकिन इस फॉर्मूला की हेल्प से लेंथ का टेंशन खत्म। आप सीधा बोलो एरिया 1/3 अगर रह गया तो 1/3 होल स्क्वायर 9 टाइम हो जाएगी सीधी रेजिस्टेंस। ऐसा भी बोल सकता है कि जी रेडियस जो है हाफ रह गया, इतना खींचा कि रेडियस आधा रह गया। रेडियस अगर हाफ रहेगा तो 1/2 होल रेज पावर 4, 16 टाइम बढ़ जाएगी, 16 ऊपर चला जाएगा। तो अब सीधा सीधा आपको या तो रेडियस की टेंशन करनी है या एरिया की या लेंथ की, दो वेरिएबल की टेंशन खत्म होगी इस फॉर्मूला के साथ। बात समझ रहे हो? चलिए, तो आपके पास ये फॉर्मूला आया और यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, अब R1 अगर मुझे लिखना है तो R1 में लिखूंगा रो V अपॉन A1 स्क्वायर, या फिर रो V अपॉन पाई स्क्वायर R1 रेज पावर 4, है ना बेटा। और इसी तरीके से अगर मुझे R2 लिखना है तो मैं लिख सकता हूं रो V अपॉन A2 स्क्वायर, या रो V अपॉन पाई स्क्वायर R2 रेज पावर 4, यही बेटा।
और दोनों को अगर मैं डिवाइड करूं तो R2/R1 मेरे पास आ जाएगा क्या बेटा, A2/A1, है ना, इन्वर्सली पूछना है ना बेटा, A1/A2 इन्वर्सली पूछना है, काट दो, बाकी सारी चीज कैंसिल होगी ना बेटा। तो ठीक है, हम लिख रहे हैं जी A1/A2 का होल स्क्वायर, या फिर R1/R2 होल रेज पावर 4। आपके पास बहुत ही बढ़िया सा शॉर्टकट आ चुका है इसका, है बेटा। नहीं, आर इनवर्स पोजिशन टू एरिया ना बेटा, डिवाइड करके देख ले तसल्ली हो जाएगी, दोनों को डिवाइड करेगी। आर इनवर्स पोजिशन टू एरिया, तो R2 इनवर्स पोजिशन टू A2 स्क्वायर, R1 इनवर्स पोजिशन टू A1 स्क्वायर। तो ये बहुत ही बढ़िया टूल हमारे पास अब आ गया है, जिसमें हमें सिर्फ एक चीज की टेंशन करनी है। लेंथ चेंज हो रही है तो लेंथ की टेंशन करनी है, एरिया के बारे में भूल जाओ। रेडियस की बात करा तो बस रेडियस का ही फॉर्मूला हमने यूज करना है डायरेक्टली स्ट्रेट में। अगर आप लोगों को याद हो तो 10th में भी आपने ऐसे क्वेश्चन किए थे, लेकिन वहाँ वॉल्यूम इक्वेट करते थे, A1L1 इक्वल टू A2L2, तो अगर एरिया दिया फिर लेंथ फाइंड आउट करते थे, फिर बोलते थे R1 इक्वल टू L1/A1, R2 इक्वल टू L2/A2, फिर A1L1 इक्वल टू A2L2 से वैल्यू निकाल के सब्स्टिट्यूट करते थे, बहुत लंबा जाता था। लेकिन हम ज़रा, हाँ जी, अच्छा अब दिख रहा है। तो L2/R1 इक्वल टू L2/L1 होल स्क्वायर। और ये आपका दूसरा केस आ गया। हो गया बेटा, आगे चलो, सबका हो गया। रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, कुछ प्रॉब्लम्स कर लेते हैं जी, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। A conductor is stretched so that its radius become 1/3 of its initial value. 1/3 of its initial value. Find its final resistance if initial resistance is Kepler. करो बेटा, शाबाश। 81। हाँ जी,
वो अरे बेटा अभी फॉर्मूले लिखवाया उनको अप्लाई कर, हर कुछ बोला जा रहा है सुबह सुबह। लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, तूने हर कुछ बोलना शुरू कर दिया। कितने लोग आ गए यहाँ पे? और 3। सिंह की गायत्री मंत्र पढ़ रहा है बेटा? तो प्रॉब्लम वही तो करवाई, क्या तकलीफ है? सब शुरू कर। कितना आया? वो अरे तू अभी बताया मैंने, R2/R1 कितना आएगा? R1/R2 होल रेस पावर 4। यही था, यही था ना बेटा? अभी अगर पूरा फॉर्मूला मुझे लिखना है तो मैंने ये लिखा था, R=ρl/A। एरिया से मल्टीप्लाई किया और एरिया से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा? ρb/A²। एरिया था πr², ρb/πr²। अब यहां पर R1 अगर लिखोगे तो रो वी वॉल्यूम चेंज नहीं होने वाला, πr1²। R2 निकालोगे तो रो वॉल्यूम चेंज नहीं होने वाला, πr2²। और अब R2/R1 आपके पास आएगा क्या? R1/R2 होल रेस पावर 4। R1 R के बराबर है, R2 R/3 के बराबर है, रेस पावर 4। तो ये बना 3 रेस पावर 4। ये 81 होता है। R2 = 81 टाइम R1। इतना सा काम करना है, R1 R के बराबर है तो 81 R आ गया। = 81 R। इतना काम करना था। तो इन फॉर्मूला की हेल्प से आप लोगों को एक टेंशन खत्म होगी, क्या रेडियस चेंज हुआ? चलो रेडियस के बारे में फोकस करें। आपको ये टेंशन खत्म होगी कि एरिया का क्या हुआ होगा या लेंथ का क्या हुआ होगा। हो गया बेटा? चलो आगे बच्चों। रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी नहीं जी। अब हमारे पास क्या है? अब हमारे पास है परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस, अगर लेंथ में चेंज आए या फिर एरिया में चेंज आए या रेडियस में चेंज आए। कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। कैलकुलेशन, हाँ जी, कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। percentage change in a resistance। तो यहां हमारे पास दो तरीके हैं जी। पहला है जब लेंथ या एरिया या रेडियस चेंज करे बाय परसेंटेज विच इज लेस देन 10%। एग्जैक्ट आंसर तो 5% के लिए वैलिड है जो अभी फॉर्मूला करवा रहा हूं, लेकिन 10% तक अप्रॉक्सीमेटली सेम आंसर आ जाया करते हैं। तो मैं लिखूंगा 5% ही, पर 10% तक के लिए तुम इसको 10% थोड़ा सा डिफरेंस आता है मामूली सा, तो मैं आइडिया हो जाता है ऑप्शन देख के कि यार बस ये आंसर आएगा।
लेकिन 5% तक एग्जैक्ट आंसर आता है। तो वन पहला केस हमारे पास है, केस 1, व्हेन परसेंटेज चेंज is less than equal to 5%। पर जैसा मैंने बोला 10% तक के लिए अप्रॉक्सीमेटली सेम आंसर आ जाएंगे। 10% तक तुम अप्लाई करोगे, ऑप्शन का पता चल जाता है कि हाँ यार थोड़ा सा फर्क है, बस ये हमारा आंसर होगा। लेकिन 10% से ऊपर के लिए बिल्कुल नहीं अप्लाई करना है इसको। तो लो भाई क्या करना है अपने को कि ये रहा पहला जी, वेन लेंथ चेंजेस बाय x%, और x क्या है, लेस देन इक्वल टू 5%। वेन लेंथ चेंजेस बाय x%, x लेस देन इक्वल टू 5% है बेटा। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, R इक्वल टू रो एल स्क्वायर अपॉन वी बेटा, और रो एल स्क्वायर अपॉन वी। +1 का एरर मेथड याद करिए, और वहां पे हम क्या करते थे, रिलेटिव एरर्स आर एडेड। मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहे हो ना, तो रिलेटिव एरर्स आर एडेड, ऐसा था बेटा, है ना। तो हम ऐसा बोलेंगे, रो कांस्टेंट वी कांस्टेंट, कांस्टेंट की मेजरमेंट थोड़ा करनी है हमने, तो उसमें एरर भी नहीं होगा। तो एरर किस में होगा, लेंथ में सिर्फ। तो आप बोलोगे डेल्टा आर अपॉन आर, रिलेटिव एरर यही होता है बेटा, डेल्टा आर अपॉन एल, आर इक्वल टू क्या, आगे बोलो, ट्वाइस ऑफ डेल्टा एल अपॉन एल। और अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दो परसेंटेज एरर आगे बेटा, डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 इक्वल ट्वाइस ऑफ डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100। लेकिन डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 तो तुम्हें x% दिया हुआ, लेंथ चेंजेस बाय x%, मतलब आपको x जो दिया है परसेंट वो क्या है, डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 है, तो आप 2x% बोल सकते हो। यह सिंपल, इतना ही याद रखना, तो इतना ही याद रखिए, ट्वाइस ऑफ डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 के बराबर है ना बेटा। x नहीं करना तो इसी को याद रखो, कोई बात नहीं। तो परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस विल बी ट्वाइस इनटू परसेंटेज चेंज ऑफ लेंथ। सीधा वो बोलेगा हमने कंडक्टर को स्ट्रेच किया और 2% से लेंथ जो है अपनी बढ़ा दी कंडक्टर की, बताओ व्हाट विल बी परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस, 4%। कुछ नहीं करना। हो सकता है एरिया में चेंज ला रहे हो हम, या रेडियस में ला रहे हो, और चेंज लेस देन 5%, 10% तक मैंने बोला कि आप अप्लाई कर सकते हो, है ना। चलो भाई, when area changes by x%, लेस देन इक्वल टू 5 होगा भाई। कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, आर इक्वल टू रो वी अपॉन ए स्क्वायर बेटा, रो कांस्टेंट ए कांस्टेंट, तो क्या आएगा, डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100। मतलब अगर कोई बोले कि एरिया 2% से बढ़ा तो रेजिस्टेंस 4% से कम हो जाएगी। ये भी ध्यान देना, डिनोमिनेटर में एरिया बेटा, अगर एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगी, अगर एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी। 2 पर 2 डबल का फर्क पड़ेगा सीधा सीधा। हो सकता है कि रेडियस चेंज हो, when radius of the conductor changes,
रेडियस चेंजेस। तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? आर इक्वल टू रो बी अपॉन पाई स्क्वायर आर रेज पावर 4। तो क्या बोलोगे? डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 इक्वल टू, बोलो बेटा, 4 इंटू डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100. So percentage change in resistance, now that will be 4 times the percentage change in radius. ये तो काफी आसान था जी। तो अगर कोई बोले कि जी हमने कंडक्टर को स्ट्रेच किया या उसी के ऊपर डबल कर दिया और रेडियस की बात करें, रेडियस 2 टाइम हो गया, ये रेडियस हाफ हो गया, व्हाट विल बी, हाफ नहीं मतलब रेडियस जो है 2% से 1% से कम हो गया मान लो। रेडियस अगर 1% से कम होगा तो रेजिस्टेंस जो है 4% से बढ़ जाएगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस है बेटा, ये भी ध्यान देना। So if radius decreases by 2%, then the resistance will increase by 8%। 2 होगा तो 8, 1 होगा तो 4, 4 गुना सीधा सीधा। ये तो तब है जब when percentage changes less than 5%, 6, 7 और ज़्यादा ज़्यादा 10%। लेकिन 10% से ऊपर का चेंज जब चला गया ना, है ना, तो फिर आप ये एरर मेथड नहीं अप्लाई कर पाओगे। तो when percentage change in length और एरिया और रेडियस इज मोर देन 10%, तो क्या करना होगा? वो भी कर लेते ना बेटा। When percentage change is greater than 10%, say length increases by 20%, ऐसा बोला है, या 15%। For example, length of the conductor increase by 15%। अगर वो वाला फॉर्मूला अप्लाई करता तो रेजिस्टेंस 30% से बढ़ती। यहां देखते हैं कितने से आती है। क्यों बोला मैंने कि वो नहीं अप्लाई करना, है ना? तो आप क्या बोलोगे? 15% से बढ़ने का मतलब हो गया कि गिवन आपको क्या है, उसने गिवन ये दे दिया आपको, क्या? L2 माइनस L1 अपॉन L1 इंटू 100 या इक्वल टू 15% पर 100। ठीक है बेटा, एक इवन सी फिगर अगर आएगी मेरे, मैं 20% लेता हूँ बेटा ताकि कट जाएगा आराम से, है ना, तो मैं देखने के लिए भी आसानी रहेगी। 20% कर दिया तो इक्वल टू 20/100 बेटा। यही होता है ना परसेंटेज चेंज, चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100। इंटू 100 करेंगे तो 20% चला गया बेटा। परसेंटेज चेंज इन लेंथ इज, आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, परसेंटेज चेंज का मतलब यही तो होता है डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100, है ना। L2 माइनस L1 अपॉन L1 इंटू 100, ये आपको दिया है 20%, तो 20। तो गिवन था L2 अपॉन L1 माइनस L1 अपॉन L1 इक्वल टू 20/100 बेटा, 1/4। तो यहां से आ गया L2 अपॉन L1 इक्वल टू 1 प्लस 1/4, दैट इज 5/4। ये गिवन है बेटा। तो जो गिवन है वो आपने अलग से लिख लिया। 1/5, हाँ 1/5, आई एम सॉरी, 1/5। थैंक यू। लो भाई 1/5, 1 प्लस 1/5 है ना बेटा। 1 प्लस 1/5 कितना आ गया बेटा? 6/5। तो गिवन था परसेंटेज चेंज इन लेंथ, पूरा अप्लाई करना है। अब कोई एरर मेथड नहीं अप्लाई कर रहे हैं हम लोग।
हर रिलेटिव एरर का नाम की चीज नहीं कर रहे हैं, पूरा का पूरा फॉर्मूला यूज। पहले गिवन लिख लिया गया, गिवन क्या है, परसेंटेज चेंज इन लेंथ, और वो होता है चेंज डिवाइड, किसी की भी पूरी फिजिक्स में किसी का भी परसेंटेज चेंज कोई बोले तो क्या होता है, चेंज डिवाइड बाय ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100। जैसे कोई बोले परसेंटेज चेंज इन लीनियर मोमेंटम, P2 माइनस P1 अपॉन P1 इंटू 100। परसेंटेज चेंज इन फोर्स, F2 माइनस F1 अपॉन F1 इंटू 100। परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, K2 माइनस K1 अपॉन K1 इंटू 100। चेंज डिवाइड बाय ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100। परसेंटेज चेंज जब भी निकालना तो यही होता है, यही फॉर्मूला पूरी फिजिक्स में। ऐसा नहीं कि यहाँ पे एक चीज का यूज कर रहे हैं हम लोग। चेंज डिवाइड बाय ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100। तो मृत्युंजय फिर एरिया बढ़ेगा तो फिर तो रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी यार, हैं? पढ़ के क्यों नहीं आते यार तुम लोग? सारे खड़े थे आज, 2 बच्चों को छोड़ के। सवेरे सवेरे घर वालों को भी खजल किया हुआ तुमने। आप 6 बजे पहुँचना, पौने 6 बजे पहुँचना, मतलब घर वालों को तुम 4 बजे उठा देते हो, खाना बनाए तुम्हारे लिए, सेवा करें तुम्हारी, पढ़ना लिखना तुम लोगों ने है नहीं। काल्टे ने मुंह नहीं जोड़ना, हाथ नहीं जोड़ना, यहाँ पहुँचना आके पढ़ना नहीं बोले। जब मुंह से हाथ नहीं धोया तो पढ़ने क्या मतलब बोला? नहीं, क्यों नहीं पढ़ता है? एक ही काम है, वो भी नहीं करना भाई। क्या ये आ गया? ये गिवन था, गिवन से L2 अपन L1 हमने निकाल लिए। नाउ रेजिस्टेंस, परसेंटेज चेंज रेजिस्टेंस टू फाइंड, गिवन क्या, उसके बाद फाइंड आउट क्या करना बेटा? टू फाइंड परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस क्या होता है, R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू 100। ये फाइंड आउट करना बेटा, ठीक है ना? मतलब R2 अपॉन R1 माइनस 1 इंटू 100, ये फाइंड आउट करना है भाई। अरे भाई R था रो एल स्क्वायर अपॉन बी था ना, तो R1 आ गया रो L1 स्क्वायर अपॉन बी, और R2 आ गया क्या बेटा, रो L2 स्क्वायर अपॉन बी। पूरा फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं बेटा। तो R2 अपॉन R1 क्या आ गया, L2 अपॉन L1 का होल स्क्वायर, लिख दूं यहाँ पे। तो ये आपके पास आ गया L2 अपॉन L1 का होल स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100। लेकिन यहां फाइंड आउट कर चुके हैं इक्वेशन नंबर 1 में हम लोग, L2 अपॉन L1 इज 6 अपॉन 5 बेटा, लिख दें वहां पे। तो डेल्टा R अपॉन R इंटू 100 या परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस, नाउ दैट विल बी क्या बेटा, 6/5 का होल स्क्वायर मतलब 36 अपॉन 25 माइनस 1 इंटू 100। क्या है बेटा, 11 अपॉन 25 इंटू 100 कितना आ गया? समझ गए? मैंने बोला कि 10% से ऊपर का चेंज होगा तो फॉर्मूला नहीं यूज करना, क्योंकि वो वाला फॉर्मूला यूज करें तो आंसर आ रहा है 20%, 20 नहीं 20 है ना, 40%, 2 गुना होना था ना बेटा। 20% अगर है और एरर मेथड यूज करता हूं तो आंसर आना था 40%, लेकिन एक्चुअल आंसर क्या है 44%। तो 10% से ऊपर का जब चेंज चला जाता है वो उस एरर मेथड से हमारे पास गलत आंसर आने लगते हैं। वो 10% से उससे कम के लिए एप्लीकेबल है बस। अपनी तसल्ली के लिए 20 की जगह 10% लेके देखो और आंसर क्या आ रहा है वो निकालो। इसको 10 सब्स्टिट्यूट करो बोले 10%, 10% के लिए मामूली सी वेरिएशन आएगी। देखो आंसर क्या आता है, इफ लेंथ ऑफ द कंडक्टर इंक्रीज बाय 10% बोलो तो यहाँ 10 आ जाएगा बेटा, यहाँ 10/100 1/10 आ जाएगा, 1 + 1/10 11/10 है ना, 121 डिवाइड बाय 100 21/100 है ना, 21%। क्या आना था 21%, जबकि वो फॉर्मूला अप्लाई करें तो कितना आना था 20%। 1% का फर्क यहाँ पड़ गया। इसलिए बोलता हूं कि 10% तक आप अप्रोक्सीमेटली अपना सेम आंसर तक पहुंच जाते हो, आसपास पहुंच जाते हो, लेकिन 10% से ऊपर के लिए इसको अप्लाई ना करें।
तो 10% किया तो क्या आ रहा है बेटा आंसर 20 बनना, और एरर मेथड से क्या आना था 20%, 1% का यहाँ फर्क पड़ गया, इसलिए एग्जैक्ट आंसर 5% तक आते हैं। अब 5% तक करके देखो तो एग्जैक्ट आंसर वही आ जाएगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, अप्रॉक्सीमेटली सेम। तो 10% तक अलाउड है, क्योंकि आसपास के में अगर रेंज में अगर आंसर है तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ यार मेरा एग्जैक्ट तो नहीं है, लेकिन ये ऑप्शन में इसके पास आसपास वाला ये है, तो ये अपना आंसर आएगा। चलूँ आगे बेटा। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। रो होता है m अपॉन एन स्क्वायर टाउ, है ना। मास चेंज नहीं कर सकता, मास चेंज नहीं कर सकता, इलेक्ट्रॉन का मास है, लेकिन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम वो चेंज कर सकते हैं, और चेंज करते हैं किसके साथ, टेम्परेचर के साथ। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम भी बढ़ेंगे और रेजिस्टिविटी को कम करेंगे। ई टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं हो सकता। टाउ रिलैक्सेशन टाइम क्या था, टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज तो एटॉमिक मोशन बढ़ेगी, वाइब्रेशन बढ़ेगी, और एटॉमिक वाइब्रेशन बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन जो आने थे और बीच में से पास होने थे उनके कोलाइड करने के चांस बढ़ेंगे, कोलिजन के चांस बढ़ेंगे, और कोलिजन जल्दी जल्दी होंगे। कोलिजन जल्दी होंगे तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा, रिलैक्सेशन टाइम कम होगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ाएगा। तो एन इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टिविटी को डिक्रीज करेगा। टाउ डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर वो इंक्रीज करेगा। दोनों उल्टे फैक्टर, उल्टे काम कर रहे हैं। एक रेजिस्टिविटी को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है तो दूसरा रेजिस्टिविटी को कम करने की कोशिश कर रहा है, यही हो रहा है ना बेटा। तो टेम्परेचर का फर्क जो पड़ा वो देखें, एन इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, यार ऊपर की तरफ इंक्रीज बेटा ना, इंक्रीज इन टेम्परेचर। लेकिन टाउ डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। मुझे थोड़ा सा ये बढ़ाना पड़ेगा, शायद एक पेज और बढ़ाता हूं। जगह बना लेते हैं थोड़ी सी जी। इसमें कोई समस्या बेटा, बढ़िया। अब ध्यान से सुनिएगा। फॉर कंडक्टर्स, कंडक्टर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम पहले से काफी ज्यादा होता है। रूम टेम्परेचर पे अच्छे खासे फ्री इलेक्ट्रॉन उसके पास हैं। टेम्परेचर बढ़ेगा तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम पर। मेरी बात सुन रहे हो ध्यान से। ये जो एन फैक्टर है कंडक्टर्स वाले केस में रूम टेम्परेचर पे ऑलरेडी काफी ज्यादा होता है, तभी तो कंडक्टर बोला उसको। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन काफी हैं, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो थोड़ा सा बहुत फर्क पड़ेगा, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मतलब एन फैक्टर कंडक्टर वाले केस में डोमिनेट नहीं कर पाता। लेकिन हाँ टेम्परेचर बढ़ेगा तो रिलैक्सेशन टाइम में बहुत कमी आती है, टाउ फैक्टर कंडक्टर में डोमिनेट करता है, और टाउ अगर डिक्रीज करेगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। फॉर कंडक्टर्स रेजिस्टिविटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। दो फैक्टर है बेटा, डोमिनेट कौन करता है वो डिसाइड करेगा कि रेजिस्टिविटी कम होगी कि ज्यादा होगी। तो मैं लिखने लगा हूं जी, फॉर कंडक्टर्स for conductors
Relaxation time factor dominates. And hence क्या बेटा, टाउ डिक्रीज करेगा तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज, रेजिस्टिविटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. हाँ जी, टाउ डिक्रीज करेगा, डिनोमिनेटर वाली चीज डिक्रीज करेगी तो रेजिस्टिविटी क्या होगा बेटा, डिनोमिनेटर कम हो तो क्वांटिटी. हाँ बोल बेटा, तो वही तो लिखा है मैंने, टाउ फैक्टर डोमिनेट्स एंड हेंस रेजिस्टिविटी इंक्रीज करेगी बेटा. टाउ डिक्रीज करेगी तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज करेगी डिनोमिनेटर में ना यार. डिनोमिनेटर अगर कम होगा तो ओवरऑल क्वांटिटी इंक्रीज करेगी, वही तो लिखा मैंने, टाउ फैक्टर डोमिनेट्स एंड हेंस, है ना बेटा, एंड हेंस रेजिस्टिविटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. ठीक है, टेम्परेचर, कोई कंफ्यूजन ना करें. सेमीकंडक्टर्स वाले केस में, सेमीकंडक्टर को सेमीकंडक्टर बोलते हैं इसलिए क्योंकि बेचारे के पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है. पर जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स दे इंक्रीज बाय ट्रेमेंडस अमाउंट. और अगर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो एन फैक्टर डोमिनेट कर जाएगा. ऐसा नहीं हो रहा कि टाउ पे फर्क नहीं पड़ रहा, रिलैक्सेशन टाइम पे फर्क पड़ रहा है, कम हो रहा है वो, लेकिन उस पर कम फर्क पड़ता है, एन फैक्टर बहुत ज्यादा डोमिनेट कर जाता है किसमें, सेमीकंडक्टर में. इफ एन इंक्रीज तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज करेगी. फॉर सेमीकंडक्टर्स फॉर सेमीकंडक्टर्स कौन सा फैक्टर डोमिनेट करेगा बेटा, एन फैक्टर डोमिनेट्स. और एन अगर डोमिनेट करेगा तो एन इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, एन इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. हेंस क्या बेटा, हाँ जी, हाँ जी, सेमीकंडक्टर में ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, मैंने बताया था आपको. सेमीकंडक्टर में करंट कैरियर कौन होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, काफ़ी कम रहते हैं. पर जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बॉन्ड टूटते हैं. सिलिकॉन ही है जैसे, अब सिलिकॉन के बॉन्ड टूटेंगे तो और इलेक्ट्रॉन और होल रिलीज होंगे ना, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, नंबर ऑफ होल्स भी बढ़ेंगे, और वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हैं. जब हम कंपेयर करें टाउ से तो टाउ फैक्टर जो है नीचे रहता है, नंबर एन जो है बढ़ जाता है. एन अगर बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है रेजिस्टिविटी को वो डिक्रीज करेगा. ठीक है बेटा, और अगर हम बात करते हैं भाई इंसुलेटर्स की, तो इंसुलेटर तो बेटा कंडक्ट करते नहीं, लेकिन फिर भी इंसुलेटर के लिए भी रूल, अगर आप टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ाओगे तो ऐसा नहीं है कि इंसुलेटर कंडक्ट नहीं करते, उनको एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है कंडक्शन करवाने के लिए, तो अपने दिमाग में ये रखें. हाँ, ऑर्डिनरी केसेस में इंसुलेटर कंडक्ट नहीं करते, ये ट्रूथ है, लेकिन अगर आप सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई करते हो और इंसुलेटर के भी इलेक्ट्रॉन को फ्री करवा देते हो तो क्यों नहीं कंडक्ट करेगा, वो भी करेगा. पर जब हमारे पास दो इंसान अवेलेबल हैं फिर हम इंसुलेटर का क्यों नहीं यूज़ करते जी. आपका क्वेश्चन ये हो सकता था कि जब इंसुलेटर भी कंडक्ट कर सकता है तो एनर्जी दो उसको कंडक्ट करो. अरे भाई, दो इंसान है आपके पास, एक बंदा बोल रहा है काम करने का कि जी मैं 5 रुपये में काम कर दूंगा, दूसरा उसी काम के 5,000 रुपये मांग रहा है,
तो 5,000 वाले को लात मार के बाहर निकालोगे आप 5 रुपये में, जब आपका काम हो रहा है। वो इलॉजिकल है बंदा जो कि 5,000 उसी काम के मांग रहा है, क्योंकि 5 रुपये का काम है। तो इंसुलेटर भी कंडक्ट कर सकता है, लेकिन उसको एनर्जी पहले हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी, बहुत सारी एनर्जी, एनर्जी गैप के बराबर एनर्जी बोलते हैं इसको, सो दैट उसके फ्री इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाए, उसके इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाए, क्योंकि जब तक इलेक्ट्रॉन बाउंड होंगे तब तक कंडक्ट नहीं कर सकते। फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कि एक इलेक्ट्रॉन अपने एटम को छोड़ के पूरे स्ट्रक्चर में आवारागर्दी करता फिर रहा है। तो इंसुलेटर के पास वो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, पर अगर आप सफिशिएंट एनर्जी प्रोवाइड करोगे तो फ्री करवा जा सकते हैं। पर क्यों भाई, मैं 5 रुपये काम के 5,000 रुपये क्यों दूँ? समझ गए? तो जो सेमीकंडक्टर के लिए वही इंसुलेटर के लिए भी एप्लीकेबल है। अगर आप बहुत सारी एनर्जी अप्लाई करते हो, जो कुछ सेमीकंडक्टर में हो रहा है वही इंसुलेटर में भी हो रहा है। चलिए, तो फिर हमारे पास टेम्परेचर डिपेंडेंस तो हमने बोल दी, लेकिन फॉर्मूला भी तो कुछ रहा होगा ना। फॉर्मूला ये रहा जी, फॉर्मूला अगर आपको अप्लाई करना है तो ये रहा, ROT इक्वल रो नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ROT is resistivity at T degree Celsius. Rho naught resistivity at 0 degree Celsius. डेल्टा टी आ गया T माइनस 0, चेंज इन टेम्परेचर, T भी लिख सकते हो ना, चेंज इन टेम्परेचर। और अल्फा आर है बेटा, अल्फा आर क्या है? टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। अल्फा आर इज नोन एज टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। मैं आपको बोलूं, क्योंकि मैंने ऊपर हेडिंग में रेजिस्टेंस के बारे में भी लिखा है, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि रेजिस्टेंस के लिए भी ऐसा ही फॉर्मूला है, RT इक्वल टू R नॉट, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा? रो एल अपॉन है। तो सीधी सी बात है, रेजिस्टिविटी के ऊपर फर्क पड़ रहा है तो रेजिस्टेंस के ऊपर तो पड़ेगा पड़ेगा। तो उसके लिए भी फॉर्मूला ऐसे ही, RT इक्वल टू R नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। RT resistance at 0 T डिग्री सेल्सियस, R नॉट रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। वो अल्फा आर था, ये अल्फा है। अल्फा आर था टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, अल्फा आएगा टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर। तो एग्जैक्टली ऑलमोस्ट सेम फॉर्मूला आप देख पा रहे हो, रेजिस्टेंस के लिए ऑलमोस्ट सेम फॉर्मूला आप देख पा रहे हो। अल्फा आर टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी और अल्फा टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। चलो बच्चों आगे है जी। दो भाई चिंपू लोग नाम लिख दो, तुम लोग, तुम लेट आए थे, तुमने नहीं लिखे शायद नाम, नाम लिख दिए इस पे, पीछे भी देना फिर। चलो आगे बच्चों, वो चलो ओए, चलते हैं भाई आगे। और हम आगे, ये तो हमने पीछे कर लिया, इसको हटा रहा हूं। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की बात कर लेता हूँ जी, मैंने पहले बताया था आपको। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, अभी आपने फॉर्मूला देखा क्या था बेटा? रो टी इक्वल टू रो नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, यही था ना बेटा?
ठीक है, अल्फा आर। तो यहाँ से क्या आ गया, रो टी है ना, माइनस रो नॉट अपॉन रो नॉट, है ना। पूरा करूँ क्या, चलो पूरा करता हूँ जी। रो टी अपॉन रो नॉट -1 इक्वल टू अल्फा आर डेल्टा टी, राइट। ये बना अल्फा आर इक्वल टू रो टी माइनस रो नॉट अपॉन रो नॉट इंटू डेल्टा टी। डेल्टा रो अपॉन रो इंटू डेल्टा टी, ऐसा भी बोल सकते हो। डिफरेंशियल फॉर्म में लिखना तो डी रो अपॉन रो इंटू डी टी, ऐसा भी बोल सकते हो। तो अगर डिफरेंशियल फॉर्म में लिखना है अल्फा आर को आपको, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, अल्फा आर इज डी रो अपॉन रो इंटू डेल्टा टी या डी टी, डिफरेंशियल फॉर्म में। टेम्परेचर है, ये भी डिग्री सेल्सियस में इसे स्मॉल टी से लिखा बेटा, केल्विन में होगा तो कैपिटल टी से लिखोगे, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। यहाँ पे मैंने डी कैपिटल टी लिखा केल्विन में टेम्परेचर। अगर आपको डिफरेंशियल फॉर्म में लिखना है तो ऐसे भी लिखा जा सकता है। सिमिलरली टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ये फॉर्मूला आपके पास था आर टी इज इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। मैं आपको बता दूं कि प्लस हाफ बीटा डेल्टा टी स्क्वायर भी होता है, लेकिन बीटा बहुत छोटा होता है, उसको छोड़ दिया जाता है। तो इतना ही फॉर्मूला हम कर रहे हैं, हाफ 1 प्लस हाफ डेल्टा टी के बराबर। अल्फा इज नोन एज टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, वेल अल्फा इज है बेटा, या रेजिस्टिविटी के लिए अल्फा आर बोला बेटा, उसके लिए अल्फा है। ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी है, वो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है ना, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। और यहां से अगर इसको फाइंड आउट करोगे तो आपके पास ये आएगा, सॉल्व करो बेटा, आर टी माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी, और अल्फा आपके पास आ गया आर टी माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट इंटू डेल्टा टी। और अगर डिफरेंशियल फॉर्म में लिखना है तो डी आर अपॉन आर इंटू डी टी। डी आर अपॉन आर इंटू डी टी, या डी आर अपॉन आर इज इक्वल टू अल्फा डी टी, ऐसा भी बोल सकते हो डिफरेंशियल फॉर्म में अगर आप लिखना चाहते हो तो। तो इसका ऐसा यूनिट क्या बन जाएगा, रो टी माइनस रो नॉट अपॉन रो नॉट, ये तो रेशो आ गई, पर डिग्री सेल्सियस आ गया, है ना, या केल्विन इनवर्स, डिग्री सेल्सियस इनवर्स या केल्विन इनवर्स। तो इट ऑल डिपेंड अपॉन क्या आप लिख कह रहे हो। तो डेल्टा चेंज इन टेम्परेचर एक्चुअली जितना डिग्री सेल्सियस में होता है आप जानते हो ना, उतना ही केल्विन में भी होता है, चेंज में फ़र्क नहीं होता। तो पर डिग्री सेल्सियस लिखो, पर केल्विन लिखो, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा दोनों केस में। तो ऐसा ही यूनिट केल्विन इनवर्स। और यहाँ भी ऐसा ही यूनिट केल्विन इनवर्स। पर डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हो, पर ऐसा ही यूनिट केल्विन इनवर्स। सिंगे जाग रहा है बेटा, वेरी गुड। चलो भाई आगे, चलो भाई आगे चलते हैं। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी व्हेन टू रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज। एक क्वेश्चन है बेटा, सामने लिखिएगा।
two wires of resistance R1 and R2 at 0 degrees Celsius have temperature coefficient of resistances alpha 1 and alpha 2 respectively. These are joined in series. Find the effective temperature coefficient of resistance. Find the effective temperature coefficient of resistance. डी ऑप्शन R1 R2 अल्फा 1 अल्फा 2. अच्छा दिख नहीं रही है, मैं छोटा करता हूँ बेटा. अच्छा तेरा वहाँ पे ये ले, अब दिख रही है बेटा. करो कोशिश. एक ही मिनट का टाइम है, जल्दी करना है ना. हाँ जी आ गया. हाँ कैसे आएगा, लिखवा लिखवा बे. कैसे ध्यान लगाता भाई. सी ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन होगा, ये होगा एक्सपर्ट बना हुआ है. हाँ जी किसी ने कर लिया हो. यहाँ देखें, सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, R1 प्लस R2. हमने दोनों तरफ डिफरेंशिएट किया. डी आर इक्वलेंट अपॉन डी टी इक्वल डी आर अपॉन डी टी प्लस डी आर टू अपॉन डी टी. और अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला था अल्फा क्या होता है, डी आर अपॉन आर डी टी के बराबर है ना बेटा. तो डी आर अपॉन आर कितना हो जाएगा, अल्फा डी टी बेटा, है ना. डी आर अपॉन अल्फा अल्फा डी टी. तो मैंने वही था, ये R1 प्लस R2 इक्वल आर इक्वलेंट, दोनों तरफ डिफरेंशिएट किया तो ये आ गया डी आर अपॉन डी टी क्या आ गया, अल्फा इक्वलेंट इंटू आर इक्वलेंट. यही ना बेटा. डी आर अपॉन डी टी याद आ रहा, अभी थोड़ी देर पहले किया था, मैं बताऊँ पीछे लेके जाऊँ आपको. ये देखो डी आर अपॉन आर डी टी, तो डी आर अपॉन आर क्या आ जाएगा, अल्फा डी टी. तो लिख लो. और डी आर अपॉन डी टी क्या आ जाएगा, अल्फा आर. इसने डी आर अपॉन आर निकाला ना बेटा, ये डी आर अपॉन डी टी क्या आ जाएगा, अल्फा आर के बराबर. वो लिखा है इसने, देखो अल्फा इक्वलेंट आर इक्वलेंट, ये आ गया अल्फा 1 R1, ये आ गया अल्फा 2 R2. अल्फा इक्वलेंट आ गया अल्फा 1 R1 प्लस अल्फा 2 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2. तो आर लिखा R1 प्लस R2, डिफरेंशिएट कर दिया, और डिफरेंशिएट करके रिस्पेक्ट टू टी की हमने किया, क्योंकि डी आर क्यू अपॉन डी टी जो कि क्या बना, अल्फा इक्वलेंट इंटू आर इक्वलेंट. डी टी क्या बेटा, टेम्परेचर है ना, स्मॉल डी टी, यहाँ डिग्री सेल्सियस में इसने लिखा है, तो टाइम नहीं है, वो टेम्परेचर है. रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर डिफरेंशिएट कर रहा है. डी आर वन अपॉन डी टी समझ में आ रहा है ना, पिछले वाले आर्टिकल में किया था हमने, अल्फा 1 R1 डी आर टू अपॉन डी टी अल्फा 2 R2. तो अल्फा इक्वलेंट आपके पास सीरीज में जब दो रेजिस्टेंस को जोड़ोगे तो अल्फा इक्वलेंट विल बी अल्फा 1 R1
प्लस अल्फा टू आर टू डिवाइड बाय आर वन प्लस आर टू के बराबर आ जाएगा। तुम्हारी स्कूल से छुट्टी आज? अच्छा, अब छुट्टी आ गई। वो कहे कोई है जी, क्या बोला है? प्लस था बेटा, प्लस अल्फा टू आर टू डिवाइड बाय आर वन प्लस आर टू। आर वन प्लस आर टू होता है ना, तो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साइन थोड़ा चेंज करेगा। चलो आगे। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर इन 1 एम्पियर करंट इन अ कॉपर। लास्ट टाइम कर लिया तुम लोगों से शायद, है ना? ये वाला न्यूमेरिकल लास्ट टाइम आप लोगों ने कर लिया है, आप अगला करिए। फाइंड टोटल मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ स्ट्रेट वायर ऑफ लेंथ 1000 मीटर कैरिंग अ करंट ऑफ 70 एम्पियर। फाइंड टोटल मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, total momentum of electrons. In a straight wire of length 1000 meter carrying current of 70 ampere. लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? इसको कर पहले फिर जा। लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी, है ना बेटा? पर ये एक इलेक्ट्रॉन का, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आपने निकालने हैं उसे मल्टीप्लाई कर देना है। मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इनटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये आएगा एक का। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, उससे मल्टीप्लाई करोगे तो लीनियर मोमेंटम आ जाएगा। स्ट्रेट वायर है, यहां देखें बेटा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आएंगे? NaL के बराबर। क्यों भाई? अगर आपके पास ये ऐसा कोई कंडक्टर है तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A बेटा और लेंथ L, तो वॉल्यूम कितना आ गया? AL। N इज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। फ्री इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम होगा, जो बाउंड उनका तो होगा नहीं। इनटू वॉल्यूम कितना आ गया? AL। ये आ गया बेटा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना? एक इलेक्ट्रॉन का लीनियर मोमेंटम m इंटू वी डी, तो n का n इंटू m इंटू वी डी। n की जगह आप डाल दोगे NaL, है ना? NaL, ए आ गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वी डी क्या होता है? I अपॉन एन ए, आई अपॉन एन ए ई के बराबर। n और n कैंसिल हो गए बेटा, एरिया से एरिया कैंसिल हो गया। आपके पास क्या आया? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू लेंथ इंटू आई अपॉन ई के बराबर। MLI, m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, LI लेंथ भी दी है 1000 मीटर, करंट भी दिया है, अपॉन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। मल्टीप्लाई करोगे तो आया 0.407 माइक्रो मास इंटू वेलोसिटी केजी मीटर पर सेकेंड, है ना? या न्यूटन F इंटू टी भी होता है, F इक्वल DP अपॉन dt ना, तो DP इज इक्वल F dt। न्यूटन सेकेंड भी लिख सकते हो, केजी मीटर पर सेकेंड भी यूनिट लिख सकते हो। हाँ जी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के सारे फॉर्मूले बोल। कहाँ से आया? पुराना लेक्चर पढ़ के नहीं आना? बोल सारे फॉर्मूले ड्रिफ्ट वेलोसिटी के।
आई इज इक्वल टू एन ए बी डी लिख दिया तो बी डी क्या आ गया, आई अपॉन एन ए, वही तो लिखा मैंने। आई इज इक्वल टू एन ए ई बी डी, तो बी डी आ गया आई अपॉन एन ए ई। चलो आगे भाई, आ गया। इतने सारे इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम आया 0.4 kg मीटर पर सेकेंड। हाँ जी बेटा, जरा ही बताना कि पूरा बताना बेटा। अच्छा, नहीं जरा बताना तो जरा भी बोल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, तो बोल सही बस, है बेटा। ओ अलीशा तब से सोई थी, अभी उठी, बोले चलो कुछ पूछ लिया जाए। मास, ऐसा यूनिट मास का क्या होता है अलीशा? केजी। वेलोसिटी का केजी मीटर पर सेकंड लिख सकते हो, या आप बोलते हो एफ क्या होता है, डीपी अपॉन डी राइट। तो डीपी जो चेंज इन मोमेंटम का होगा वही मोमेंटम का भी होगा, एफ डी टी न्यूटन पर सेकंड भी होता है बेटा। तो ऐसा ही यूनिट लीनियर मोमेंटम का न्यूटन सेकंड भी होता है, केजी मीटर पर सेकंड भी होता है, दोनों में से आप जो चाहे लिख सकते हो। तो यहाँ आया 0.4 माइक्रो न्यूटन सेकंड या 0.4 केजी मीटर पर सेकंड। 0.4 माइक्रो भी साथ में लगा है ना, इंटू 10⁻⁶ भी साथ में। कार्टे समझ तो नहीं आ रहा बेटा कुछ? अरे पिछली बार का तो कच्चे कख नहीं बोलता तू। जाइए जी। इसको बेचारे को या तो कुछ आ जाता है या फिर कुछ लग जाता है जी। असाइनमेंट बेटा मैंने क्या बोला है, तू सोए रहता है। बुकलेट में से क्वेश्चन किए, बुकलेट में से करनी है अब असाइनमेंट सारी। बुकलेट मिल गया ना तेरे को, अब यहीं से सारी असाइनमेंट है, समझे बे? बीच बीच में आपके एग्जाम्पल हैं कई, शॉर्ट एग्जाम्पल, वो भी करना है बेटा, ठीक है जी। और बाद में फिर एक्सरसाइज आएगी, वो तो करनी करनी है। पहले शॉर्ट एग्जाम्पल करने हैं, है जी, है जी, क्या नहीं होते जी? इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स, कंडक्टर के टॉपिक वाइज हैं सारे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के अलग क्वेश्चन है, जैसे जैसे टॉपिक होते जाएं वैसे वैसे बोलो, और जो नहीं आता है वो पूछें। इलेक्ट्रिक करंट मैंने जिस दिन मेरा चैप्टर खत्म होगा मैंने पूछने सारे, कोई भी आपको रैंडमली कोई पूछूंगा, टॉपिक वाइज सारे डिवाइडेड हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है पीछे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे तो फिर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ हम लोग जेई वालों के अलग हैं और इसमें नीट वालों के अलग हैं।
How many electrons per second pass through a section of resistance of 20 ohm across which a potential difference of 64 volt is applied? How many electrons per second pass through a section of resistance of 20 ohm across which a potential difference of 64 volt is applied? I होता है V अपॉन R, है ना? और I Q बाय T भी होता है, Q NE के बराबर होता है। टू इंटू 10 पर 19, हाँ हो सकता है, बिल्कुल 19 जी। क्यों? क्योंकि आप अप्लाई करोगे I इज इक्वल टू V अपॉन R बेटा, ठीक है जी। और I क्या होता है? Q बाय T, राइट। Q क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन अपॉन T। ये N बाय T आपसे पूछा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग पर सेकेंड। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड, N बाय T पूछा है। N बाय T को स्मॉल n बोल दूं, स्मॉल n इंटू E। तो स्मॉल n अगर आपको फाइंड आउट करना है तो स्मॉल n आ गया V अपॉन R इंटू E के बराबर। अब V आपके पास आ गया 64, R आपको दिया है 20 ओम, इंटू 1.6 इंटू 10 रेज पावर माइनस 19, माइनस 19 ऊपर जाएगा तो प्लस 19 हो जाएगा जी, है ना। और ये आपके पास आएगा 2 इंटू 10 रेज पावर 19, है ना बेटा, 2 इंटू 10 रेज पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है जी। अगर आप एग्जैक्टली यही वोल्टेज इस रेजिस्टेंस में से पास करोगे तो 10 रेज पर 19 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड पास हो रहे होते हैं। और 10 रेज पर 19 लिखना ही आसान है, बस 10 को अभी 19 जीरो लगाऊंगा तो तुम्हारा काउंटिंग भूल जाओगे तुम लोग, कितने करोड़ कितने अरब हुए। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस में हमारे पास है जी सीरीज कॉम्बिनेशन। सो इफ वी हैव few resistances in series, एक सेल जिसकी वोल्टेज V है वो कनेक्ट कर दिया, तो आप देख सकते हो कि करंट कैसे जाएगा बेटा, ऐसा जो करंट इसमें होगा पहले वाली में वही दूसरे में होगा और वही तीसरे में होगा। करंट के जाने का कोई और रास्ता तो है ही नहीं है। तो when same current pass through each resistance without any bifurcation in circuit, then resistances are said to be connected in series. तो resistances are said to be connected in series. Resistances are said to be connected in series when same current pass through each resistance without any bifurcation in the circuit. मान लो कि आपसे ये कहा गया कि भाई ये 3 रेजिस्टेंस की जगह अपने को एक रेजिस्टेंस ही कनेक्ट करनी है और सेम करंट उसमें से जाना चाहिए जब हम सेम बैटरी जोड़ें। तो वो आर है मान लो रेजिस्टेंस, करंट सेम आई, कौन डिवाइड होगा? पोटेंशियल, V1 इसमें, V2 इसमें और V3 इसमें। तो आप लिखोगे V इज इक्वल टू V1
प्लस V2 प्लस V3। यहां V निकालोगे तो V कितना है बेटा IR, वेयर R इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, राइट। V1 I इंटू R1, V2 I इंटू R2, V3 I इंटू R3। लिखूं बेटा, तो आपके पास आ गया IR इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। I कॉमन आया और कैंसिल हो गया बच्चों। R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। This is how you find equivalent resistance in series. तो सीरीज कॉम्बिनेशन में नेट रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला आ गया R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। लेकिन कैपेसिटर में तो कुछ और ही आया था बेटा। सीरीज में क्या था, 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1। उल्टे हैं दोनों, जो यहाँ पे सीरीज में है वहाँ पे पैरेलल में था। होना भी चाहिए। यहाँ V है I R के बराबर, वहाँ V क्या था, Q/C, इनवर्स रेशियो में था। चलिए, हमसे वो चाहता है कि V1 V2 और V3 फाइंड आउट करें हम लोग, तो रेशियो मेथड है ना। V1 IR1, V2 IR2, I तो सब में कॉमन है, तो V डायरेक्टली पोजिशन टू R आ गया। तो रेशियो अगर आपने करना है, रेशियो मेथड टू फाइंड V1 एंड V2 एंड V3, रेशियो मेथड टू फाइंड V1 V2 एंड V3। ratio method to find V1 V2 and V3। क्या करना है बेटा, V1 is to V3 रेशियो V3 है ना। किस रेशियो में होंगे ये, R1 रेशियो R2 रेशियो R3। क्या बोला मैंने, क्या करना है, V1 डिवाइड बाय V1 प्लस V2 प्लस V3। ये तो V के बराबर है ना, इक्वल टू R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3। इससे क्या आ जाएगा बेटा, V1 आ जाएगा। फिर क्या करोगे, V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल टू, बोलो बोलो, R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3। बेटा इससे V2 आ जाएगा। और तीसरा V3 डिवाइड बाय V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल टू R3 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3। इससे V3 आ जाएगा। तो यस, वी कैन यूज रेशियो मेथड टू फाइंड पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। बाकी अगर करंट पता हो फिर तो आ ही जाएगा, IR1 IR2 IR3। पर यूजुअली करंट पता नहीं होता। अगर नहीं करंट पता ना, तो आप रेशियो मेथड यूज़ करिए मजे से। नहीं तो पहले करंट फाइंड आउट कर लो भाई। नेट रेजिस्टेंस आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3, और करंट आ गया V डिवाइड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3, आ गया करंट। और जब करंट आ गया तो IR1 V2 IR2 V3 IR3। तो इट ऑल डिपेंड अपॉन यू कि आप कैसे प्रोसीड करना चाहते हो। 2-3 तरीके हैं, उनसे आप आगे बढ़ सकते हैं। चलो आगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस में हमारे पास अब है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, और ये रहा एक, ये 2 और ये 3 बेटा। ये रही जी बैटरी जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V है। अरे भाई बैटरी से करंट चला तो सही बेटा, लेकिन करंट तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा। R1 में I1 जाएगा, R2 में I2 जाएगा, और R3 में I3 जाएगा।
पर एक चीज सेम भी है, कॉमन भी है सब में, क्या? पोटेंशियल डिफरेंस। अगर हम बोलें कि इस पॉइंट का पोटेंशियल V1 है और इस पॉइंट का पोटेंशियल V2 है, ये V1 और ये V2, तो भाई यहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2, यहाँ भी V1 माइनस V2 और यहाँ भी V1 माइनस V2, वही जो यहाँ तक V1 माइनस V2। तो पोटेंशियल डिफरेंस सभी के अक्रॉस सेम। कोई समस्या बेटा इसमें? बढ़िया जी। तो डिवाइड क्या हो रहा है जी? डिवाइड हो रहा है करंट। तो जो डिवाइड हुआ हमने वही लिखना होता है, I=I1 प्लस I2 प्लस I3। और हमसे कोई बोलता है यार ऐसा करो भाई, 3 रेजिस्टेंस नहीं हमें पसंद, हमने तो 3 की जगह एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का यूज़ करना है ताकि सेम बैटरी के क्रॉस सेम करंट प्रोड्यूस किया जा सके। करंट वही चाहिए, बैटरी भी वही, पर ये आ गया आर, हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर आ गई। 3 की जगह अपने को एक ही यूज़ करनी है। तो आप बोलोगे क्या? I=I1 प्लस I2 प्लस I3। I क्या आ गया बेटा? V/R, है ना? तो I को लिखेंगे V/R, I1 को बेटा V/R1, I2 को V/R2, I3 को V/R3। B कॉमन आ गया, कैंसिल हो गया। 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये फिर नज़र आ रहा होगा वहाँ पे, है ना? हाँ, ऑनलाइन वालों को मैं अलग से करता हूँ बेटा। ये ऊपर उठाया थोड़ा, तो ये भी ऊपर उठाया थोड़ा, अब बात बन जाएगी। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आया था R=R1 प्लस R2 प्लस R3, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में आया 1/R = 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। कुछ इंपॉर्टेंट भी है जी। if R1 = R2 = R3 = Rn, n रेजिस्टेंस है, सब बराबर हैं, then 1/R will be equal to 1/R1 प्लस 1/R1, सभी R1 के बराबर है, 1/R1 प्लस so on n टाइम 1/Rn, R1 बेटा ना, n/R1। तो नेट रेजिस्टेंस विल बी R1/n। तो अगर आपके पास 50 रेजिस्टेंस है और सभी 50 ओम की है, तो बोले भाई पैरेलल में जोड़ दिया, बताओ नेट रेजिस्टेंस क्या होगी? 50/51 ओम। कोई ज़्यादा कैलकुलेशन में इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है, सब अगर बराबर हैं तो जितना भी आपके पास रेजिस्टेंस है डिवाइड बाय n कर दो, आपका आंसर तैयार हो गया। एक और चीज़, नेट रेजिस्टेंस इज लेस देन द लीस्ट। In parallel combination, net resistance is less than the least. जैसे आप बोलो कि 2 के लिए क्या आंसर आएगा बेटा? 1/R = 1/R1 प्लस 1/R2। मैं 2 के लिए जस्टिफाई करता हूँ, R आपके पास आ जाएगा R1/R2 अपॉन R1 प्लस R2 बेटा। चलो भाई, अब हम ऐसा बोलते हैं कि लेट R1 आपके पास 1 ओम है बेटा, और R2 आपके पास 100 ओम है, ठीक है?
तो R कितना आ जाएगा 1 × 100 डिवाइड बाय 1 + 100 100 डिवाइड बाय 101 इट इज लेस देन 1 ओम बेटा। ये तो बोल रहा हूं मैं, नेट रेजिस्टेंस इज लेस देन द लीस्ट। तो अगर आपके पास पैरेलल में कुछ रेजिस्टेंस है, सबसे कम जो होगी उससे थोड़ा सा कम आपका आंसर आएगा हमेशा। और ये मैंने पहले भी कैपेसिटर में भी आपको बताया था, फिर बता रहा हूं कि जानबूझ के क्वेश्चन ऐसा दिया जाता है कि जी रेजिस्टेंस एक आपके पास 15.345 ओम है, दूसरी 1500.25 ओम है, तो फाइंड नेट रेजिस्टेंस। और तुम लगेगा रहोगे R1 R2 R1 + R2 करना है, पर पता तो पहले ही है ना कि तो आंसर जो है वो 15 से थोड़ा सा कम आएगा। वो ऑप्शन एक ही होती है, तो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती है। लेस देन द लीस्ट एक ही ऑप्शन अगर है तो उसको टिक करो, चलते बनाओ, ठीक है। वो जानबूझ के आपका टाइम बर्बाद करने के लिए दिया गया है, या आपकी नॉलेज टेस्ट करने के लिए दिया गया है कि तुम्हें पता भी है कि ऐसा होता है कि नहीं होता, ठीक है जी। रेशियो मेथड यहाँ भी यूज कर सकते हैं बेटा टू फाइंड करंट। वैसे तो I1 आ जाएगा V/R1, I2 आ जाएगा V/R2, I3 आ जाएगा V/R3। लेकिन अगर आपको I1 I2 I3 सॉरी पोटेंशियल पता नहीं है ना, यहाँ भी एक रेजिस्टेंस है, यहाँ भी तो पोटेंशियल पता नहीं होगा फिर। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस पता नहीं है तो रेशियो मेथड से आप I1 I2 I3 फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे? ऐसे जी। तो रेशियो मेथड टू फाइंड a ratio method to find I1 I2 and I3। हमारे पास 3 रेजिस्टेंस थी, R1 R2 एंड R3, और हमारे पास यहाँ एक बैटरी भी थी। पोटेंशियल डिफरेंस V था, या I1 या I2 या I3। अगर V पता है तो बहुत बढ़िया जी, पर कई बार हमें V पता नहीं होता, तो फिर हम यूज कर सकते हैं रेशियो मेथड टू फाइंड करंट। रेशियो मेथड टू फाइंड करंट। पहला, when two resistances are present in the circuit, दो ही रेजिस्टेंसेस सर्किट में है, तब तो क्या आएगा बेटा, I होता है V/R ना, तो I1 और I2 किस रेशियो में आ जाएंगे, R2:R1 के रेशियो में आ जाएंगे। 1/R1:1/R2 ऐसा बोल सकते हो। लेकिन जब I1/I2 करोगे तो V/R1 डिवाइडेड बाय V/R2, V कैंसिल हो जाएगा, R2:R1 की रेशियो आ जाएगी। और आप बोलोगे I1 डिवाइडेड बाय I1 + I2 I के बराबर हो जाएगा, इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाय R1 + R2। यहाँ से आपका I1 पता चल गया बेटा। इसी तरीके से I2 डिवाइडेड बाय I1 + I2 है ना बेटा, विल बी इक्वल टू R1 डिवाइड बाय R1 + R2। तो यहां से R1 R2 आपके दोनों पता चल जाएंगे जी। लेकिन अगर आपके पास 3 रेजिस्टेंस है, जैसे यहां पे शो किया हमने, so when three resistances are present in the circuit, when three resistances are present in the circuit, तो बोलो बेटा I1 रेशियो R2:R3 किस रेशियो में जी, अब नहीं लिखोगे R3 R2 जैसे पहले लिख रहे थे, 1/R1:1/R2:1/R3। हाँ, आप ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो। I1 डिवाइड बाय I इज इक्वल टू 1/R1
डिवाइड बाय 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, या इनके एलसीएम क्या आ गया, R1 R2 R3, तीनों को एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो, और जब आर से एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो रेशियो आ जाएगी I1:I2:I3, किस रेशियो में बेटा, R1 R2 R3 डिवाइड बाय R1 R2 R3 R1 R2 R3 अपॉन R2 R1 R3 R1 R2। बिल्कुल आप इसका मजे से यूज करिए। हाँ जी, दो में भी आएगा बेटा। एक मिनट बेटा, कोई किसी के पेरेंट्स तो नहीं फ़ोन कर रहे हैं। हेलो हेलो, हाँ जी, नमस्कार जी। हाँ जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं? अच्छा अच्छा, तो आप क्या आना चाहते हैं विद्यापीठ? अच्छा, तो ये मैं तो अभी इंस्टीट्यूट में ही हूँ ना जी, लेकिन आपने अगर आना हो तो आप 9 बजे के बाद आ सकते हैं कभी भी जी। हाँ, वैसे तो अभी भी खुला है, मैं क्लास में ही हूँ, अभी क्लास चली हुई है। तो हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो मैं आपको कॉल करवाता हूँ, कोई बात नहीं, थोड़ी देर में किस से कॉल करवाता हूँ, ठीक है। हाँ जी, आया बेटा। देखो उसमें भी ऐसा ही था बंदित। ओ भाई छोटू, I1:I2 आप ऐसे लिखिए 1/R1:1/R2 लिख दिया। एलसीएम क्या आ गया, R1 R2, दोनों को R1 R2 से मल्टीप्लाई करिए, क्या आया, क्या है, R2:R1। ये ऐसा बोल लो कि I1/I2, ये आएगा V/R1 और ये आएगा V/R2, तब भी R2/R1 आया बेटा। तो दो के लिए आसान होता है, चाहे आप रेशियो ऐसे निकाल लो, पर जब तीन होंगे तो प्रॉपरली जो आएगा वो आपको लिखना है, फिर जो एलसीएम एलसीएम से इस सबको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास आंसर आ गया। क्या आया जी, ओ भाई आया। चलिए, हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन था जी, और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बाद हमारे पास क्या आएगा, मिक्स कॉम्बिनेशन। करिए भाई, इसको सॉल्व करिए। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस टर्मिनल्स ए एंड बी इन द सर्किट शोन इन फिगर। ये मिक्स कॉम्बिनेशन है, और मैंने आपसे ये कहा था कि आप हमेशा कोशिश करिए जो टर्मिनल्स हैं उनके अक्रॉस बैटरी हमेशा जोड़ी दो, ताकि तुम्हें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए सर्किट को सॉल्व करते हुए। नेट रेजिस्टेंस ए और बी में फाइंड आउट करें, जल्दी करें बेटा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आई टू ओपन आई, हाँ आई टू ओपन आई था, वो करेक्ट करना इसको, तूने चिपका दिया होना सी, देख ले। Find equivalent resistance across terminals A and B in the circuit shown. ये मिक्स कॉम्बिनेशन है जी।
कितना आ गया बेटा? ये दोनों पैरेलल में 6 इंटू 3 18 डिवाइड बाय 9 2 2 और 4 सीरीज में 6 6 और 6 पैरेलल में 6/2 3 ओम। वर्बल क्वेश्चन है यार, तुम पता नहीं क्या कौन सा मंत्र पढ़ते रहते हैं, क्वेश्चन करते हैं। देखिए दोनों पैरेलल में R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 6 इंटू 3 18 डिवाइड बाय 9 2 आ गया। 2 और 4 सीरीज में 6 आ गया। 6 और 6 फिर पैरेलल में 3 आ गया 6/2। बिल्कुल वर्बल क्वेश्चन था। इसको सक्सेसिव रिडक्शन मेथड आप बोलते हो, ऐसे करते हो सक्सेसिव रिडक्शन में। पहले इन दोनों को कर लिया सॉल्व, 2 आ गया, फिर 2 और 4 6 ऊपर आ गया, 6 नीचे आ गया, नेट आपके पास आ गया 3 ओम, आंसर आ गया। आया बच्चों? तो ये सारे लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट चले हुए सारे। अब अगले लेक्चर में आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग का आएगा सभी कुछ। किरचॉफ लॉ जो मैंने थोड़ा सा आइडिया आपको दिया था कैपेसिटर में ना बेटा, यहाँ पर उससे मतलब प्रॉपर तरीके से करेंगे। और किरचॉफ लॉ के हेल्प से व्हीटस्टोन ब्रिज वहाँ पे मैंने बताया था, यहाँ प्रूफ दूंगा उसका व्हीटस्टोन ब्रिज का कि बैलेंस कब होता है ना, किरचॉफ लॉ की हेल्प से। तो नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉब्लम सॉल्विंग हमारे पास आएगी। लो ये भी कर लो भाई। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट शोन इन फिगर अक्रॉस टर्मिनल्स ए एंड बी। ए और बी के अक्रॉस नेट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। ए और बी के अक्रॉस नेट रेजिस्टेंस फटाफट से करनी बेटा। जहां पता चल जाए कौन सीरीज में कौन पैरेलल, वहां तो तुम छा गए। सक्सेसिव रिडक्शन करते जाना वहां पे। जहां पता ना चले वहां के लिए अब इसके बाद मैंने वो मेथड बताने हैं आपको। तो मैंने आपसे शुरू से बोला है कन्फ्यूज़न अवॉइड करने के लिए जिन दो पॉइंट के बीच में आपसे कहा जाए वहाँ बैटरी जरूर जोड़ें, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो सीरीज पैरेलल में। या देखोगे बेटा, देखना जो इसमें करंट वो इसमें करंट है ना, तो 1 ओम और 1 ओम सीरीज में 2 हो गया। ये जब 2 बन जाएगा तो 2 और 2 पैरेलल में 1 बन गया, इन तीनों का 1 बन जाएगा बेटा। फिर 1 और 1 फिर 2, फिर 2 और 2 फिर से 1 बन जाएगा इन दोनों का, ये 1 आ गया। 1 और 1 2, ये 2 और 2 फिर 1 बन जाएगा, ये 1 + 1 2, 2 और 2 फिर 1 बन जाएगा। वर्बल क्वेश्चन बन गया, 1 ओम आंसर आ गया। अगर आपको सक्सेसिव रिडक्शन में करना है तो सक्सेसिव रिड्यूस करते जाइए। ये पहला 1 और 1 2 बन गया है ना बेटा, तो 1 और 1 2 बन जाएगा। फिर अगले वाला सॉल्व कर लिया, ये 1 बना ना बेटा, 1 और 1 ये शो किया। हाँ जी, बेटा राइट साइड से कैसे शुरू करेगा? कौन है सीरीज में वहाँ पे? किस में सेम करंट लेगा? नहीं, यहाँ कोई सीरीज में नहीं है। जहाँ से कोई सीरीज में देखे वहाँ से वहीं दिखेगा, देखेगा ना बेटा। अब ये थोड़ा है ये यहाँ से करंट अलग आ रहा है, यहाँ से अलग आ रहा है, यहाँ से अलग आ रहा है, सब में अलग करंट है। यहाँ कोई सीरीज में थोड़ा है, ये दोनों सीरीज में दिख रहे हैं साफ। ये जो करंट इसमें वही इसमें। तो जहाँ आपको दिख रहा है कि सीरीज में है, पहले उसको सॉल्व करिए, फिर उसके बाद आगे। राइट से नहीं चल सकते हैं, या लेफ्ट से चलना पड़ेगा आपको। राइट से कुछ पता नहीं चल रहा है कौन सीरीज में कौन पैरेलल में। तो ये है पहला हमने रिड्यूस किया, फिर अगले वाला रिड्यूस किया, और रिड्यूस करते करते फाइनली हम यहाँ तक पहुँचे। ये दो पहले वाले आ गए थे, ये लास्ट वाला 1 ओम आपका आंसर आ गया। लग गया ना बेटा पता? 1 और 1 2, 2 और 2 का 1 बन गया। 1 और 1 2, 2 और 2 का फिर 1 बन गया। 1 और 1 2, 2 और 2 का फिर 1 बन गया। 1 और 1 2, 2 और 2 का फिर 1 बन गया। फाइनल 1 ओम। आगे बच्चों, तुम्हारी भी छुट्टी कब तक? अच्छा, तुम्हारे को छुट्टी नहीं देता कोई? नहीं
दयावान स्कूल। तो दयावान स्कूल में क्या को चलेगे तुम हैं? बाकियों को छुट्टियां दी हुई तो तुम्हारे को काय के लिए बुला रहे भाई आजकल? बस साफ सफाई का काम होना कुछ। नहीं नहीं, सारा दिन करवाएंगे, चिंता मत करो तुम। ये कर लो कि फटाफट से, जल्दी से कर लो, क्योंकि दयावान स्कूल वाले तो आज लेट जाते हैं स्कूल, बाकियों की टेंशन है नहीं है। तो तुम किए जाओ बस। तुम्हारे एडवर्ड में छुट्टियाँ? वाह यार सिंगे तो छा गया। तेरे को तो बुलाया ना आज? नहीं, तेरे को भी छुट्टी की है? ऐसे कैसे हो गया मतलब? तेरे को जस्टे को दोनों को बुलाया ना है? क्या क्या के लिए बेटा? शक्ल में दिखाई बोले। Calculate battery current and equivalent resistance of the network shown in figure. बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जो कर लेगा, जिसने कर लिया वो छा गया। मतलब थोड़ा सा दिमाग भी लगता है, ज़्यादा नहीं। अगर सिंगे के ना सामने दिमाग का नाम ले ले तो फिर बोलते बोले वो क्या होता है सिंगे? वो यार स्टोन कहाँ से आ गया तू? 5 चाहिए होते हैं स्टोन में, 5 रेजिस्टेंस चाहिए होती है बीटस्टोन में। इधर ईवान बेचारा कमजोरी हो गया, सोच सोच के भी दिमाग होता गया। पिछले साल से बोल रहा है इसको दिमाग लगाया कर, दिमाग लगाया कर। बंदा टेंशन में है, बोले वो चीज़ क्या होती है समझ में नहीं आ रहा। मृत्युंजय का तो दिमाग से दूर दूर का रिश्ता नहीं, कोई नहीं। स्कूल पूछे तो दयावान बोला। ईवान तो बेचारा 25 किलो का रह गया दिमाग की टेंशन में। बोले समझ में नहीं आ रहा भाई ये दिमाग होता क्या है भाई ईवान? तेरी भी छुट्टी है? वो बंदे से छुट्टी है स्कूल में? नहीं है। देखो भाई ये शॉर्ट सर्किट का मामला है। अगर आप इस पॉइंट का पोटेंशियल V1 बोलो, ठीक है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी V1 हो गया। अरे तार है बीच में यार, शॉर्ट किया हुआ है। और अगर आप इस पॉइंट का पोटेंशियल V2 बोलो, तो बेटा इस पॉइंट का पोटेंशियल भी V2 हो गया। हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2, 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 चारों को चारों पैरेलल में है। तो आप जब सर्किट रीड्रॉ करोगे, ईवान को फिर टेंशन हो जानी, बोले दिमाग क्या होता है वो ईवान है? यही नहीं समझ में आ रहा, बोले तो होता क्या हो। तो फिर ठीक है बेटा, इसके बारे में सोच, मृत्युंजय के बारे में। तो सारी जिंदगी जान ही नहीं पाएगा। बोले ये ये कौन सी बला का नाम है? तो ये चारों के चारों क्या बेटा पैरेलल में? एक का V1, दूसरे का V2। हमने सर्किट रीड्रॉ कर लिया।
8 4 6 12 कर लो बेटा, नेट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लो। देख बेटा तू ज़्यादा टेंशन मत लिया कर भाई, चंपक लाल गड़ा है, ये तो समझा रहा हूँ तुमसे। ये बैटरी का पोटेंशियल V1, तो इसका पोटेंशियल क्या आ गया V1, इधर वाले का V2, पोटेंशियल डिफरेंस है ना बेटा, तो दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल अलग होगा था, तो ये V1 ये V2 है ना। अब ये क्या है, ये वायर में कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी V1। यहां वायर है, वायर में कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता, तो इसका पोटेंशियल V2। इधर पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2, इधर पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस V1 माइनस V2, इसके अक्रॉस V1 माइनस V2, सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2 है। ये सभी पैरेलल में है। कितनी आ गई आकांक्षा, 8/5। तो आपके पास ये बना 8/5 बेटा। लो भाई आपके पास बैटरी आ गई और नेट रेजिस्टेंस आ गई, पक्का 8/5। मृत्युंजय की तरह कितनी है बेटा, 16/10 आई हमने, पक्का नहीं 8/5 मुँह 16/10 भी उतना ही हुआ तो 8/5 ओम। अब आप करंट फाइंड आउट कर सकते हो, और करंट कितना आ गया बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन 8/5, 15 एम्पियर। 15 एम्पियर जब करंट आया तो यहां से चला 15 एम्पियर बेटा, इसमें गया I1, इसमें गया I2, इसमें गया I3 और इसमें गया I4। अरे सभी में पोटेंशियल तो 24 वोल्ट ही है ना। तो 8I1 इक्वल टू 24, तो यहां से I1 आ गया बेटा 3 एम्पियर, ठीक है। 4I2 इज इक्वल टू, बोलो भाई 4I2 इक्वल टू 24, I2 आ गया 6 एम्पियर। अगले वाला 6I3 इक्वल टू, ये भी 24 बेटा, I3 आ गया 4 एम्पियर। और बोलो 12/4 इक्वल 24, लो बेटा IF4 आ गया 2 एम्पियर। आ गया बच्चों। चलो आज इतना ही करते हैं हम लोग, और नेक्स्ट टाइम के लिए मिक्स कॉम्बिनेशन में पहुँचे तो कई तरीके आएंगे हमारे पास, कई और चीज़ों के रेजिस्टेंस हम फाइंड आउट करने वाले हैं। मज़ेदार क्वेश्चन होंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज इतना ही कर रहे हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा भाई ऑनलाइन वालों, अटेंडेंस डाल देना। चलिए ठीक है बेटा, ये तो 3 नहीं रह गए, पहले ज़्यादा थे हैं। चलो जी, थैंक यू।